नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिक्स क्लासेस में। मैं हूं डॉक्टर रविंद्र त्रिपाठी। आज हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात नाटो पर चर्चा करेंगे। यह उत्तर अमेरिका एवं यूरोप के देशों का एक राजनीतिक सैन्य संगठन है। इसे नॉर्थ अटलांटिक अलायंस तथा उत्तर अटलांटिक संधि संगठन भी कहते हैं। इसके पहले कि हम इसके उद्देश्यों, संगठनात्मक संरचना, इसकी उपलब्धियों एवं चुनौतियों की चर्चा करें, यह जानना आवश्यक हो जाता है कि नाटो किन परिस्थितियों में बना और क्यों बना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक अग्रणी आर्थिक, राजनीतिक एवं सैन्य शक्ति बनकर उभरा। वहीं यूरोप के देश अपनी अर्थव्यवस्था पुनर्निर्मित करने के लिए जूझ रहे थे। उन्हें एक ऐसी सहायता की तलाश थी जिसे पाकर वे अपने उद्योग पुनर्स्थापित कर सकें तथा पर्याप्त खाद्यान्न का उत्पादन भी कर सकें। ऐसी स्थिति में अमेरिका ने अपने विदेश नीति में अपने सामरिक हित को समाहित करते हुए एशिया तथा यूरोप को आर्थिक सहायता पहुंचाई। अमेरिका ये मानता था कि आर्थिक रूप से सुदृढ़ एवं सैन्य बल से पुनः सुसज्जित तथा एकीकृत यूरोप के साथ ही सोवियत संघ के साम्यवादी विस्तार को रोका जा सकता है। सोवियत संघ पूर्वी यूरोप में अपना प्रभुत्व एवं वर्चस्व स्थापित करने की मंशा जग जाहिर कर चुका। अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन अपने ट्रूमैन डॉक्ट्राइन से हर हाल में साम्यवाद रोकने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम से अमेरिकी विदेश सचिव जॉर्ज मार्शल ने यूरोपीय आर्थिक एकीकरण को प्रोत्साहित करते हुए यूरोप और अमेरिका के साझा हितों को ध्यान में रखते हुए यूरोप और अमेरिका के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया। उन्होंने यूरोपीय देशों को $13.3 बिलियन सहायता पहुंचाई, जिससे वे अपना पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास कर सके। सोवियत संघ ने न तो स्वयं सहायता ली और न ही अपने किसी आश्रित देश को सहायता लेने दी, जिससे दुनिया स्पष्ट रूप से ईस्टर्न ब्लॉक एवं वेस्टर्न ब्लॉक नाम के दो भागों में बढ़ चुकी थी। इतिहासकार मानते हैं कि ट्रूमैन डॉक्ट्राइन और मार्शल प्लान के साथ ही शीत युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था। 1947-1948 में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके कारण पश्चिमी यूरोप के देश अपनी भौतिक एवं राजनीतिक सुरक्षा के प्रति चिंतित हो उठे थे और अमेरिका यूरोपीय मामलों में बहुत ही अधिक दिलचस्पी ले रहा था। ग्रीस के गृह युद्ध के साथ साथ तुर्की में आंतरिक तनाव के कारण ट्रूमैन प्रशासन इस बात से चिंतित था कि कहीं ये दोनों देश साम्यवादी न हो जाए। ग्रीस और तुर्की साम्यवादी न हो, इसके लिए उन्होंने इन दोनों राष्ट्रों को सहायता दी। साथ ही उन्होंने हर उस देश को आर्थिक एवं सैन्य सहायता देने की घोषणा की जो अधीनता से संघर्ष कर रहा था। सोवियत संघ की सहायता से जर्मनी की सीमा से सटे चेकोस्लोवाकिया में साम्यवादियों की सरकार बन गई थी। इटली के चुनाव में साम्यवादियों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। जर्मनी का ऑक्यूपेशन तथा सरकार दोनों ही युद्ध के बाद डिस्प्यूटेड थी। 24 जून 1948 को पश्चिमी अलायंस को टेस्ट करने के लिए सोवियत संघ के प्रीमियर जोसेफ स्टालिन ने पश्चिम बर्लिन अर्थात बर्लिन के उस भाग की जो फ्रांस, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के अधीन था, उसकी नाकाबंदी कर दी। बर्लिन की नाकेबंदी ने सोवियत संघ और अमेरिका को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया। हालांकि एयरलिफ्ट्स के माध्यम से यह सीधा संघर्ष तो बच गया, किंतु इन घटनाओं ने अमेरिका को यह सोचने के लिए विवश कर दिया कि पश्चिमी यूरोप को सोवियत संघ के साम्यवाद का मुकाबला करना ही पड़ेगा। इसे रोकने के लिए ट्रूमैन प्रशासन एक यूरोपियन अमेरिकन गठबंधन की आवश्यकता महसूस कर रहा था जो पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा महफूज कर सके। पश्चिमी यूरोप के देश भी सामूहिक सुरक्षा के उपाय के द्वारा अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए तैयार थे। लगातार बढ़ते हुए तनाव एवं सुरक्षा के लिहाज से न यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग ने ब्रूस ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए, किंतु इन राष्ट्रों का मानना था कि अमेरिका के बिना ये गठबंधन अधिक प्रभावशाली नहीं होगा। ब्रुसेल्स ट्रीटी के हस्ताक्षर करने वाले देश
केवल अमेरिका को इस ट्रीटी में शामिल करना चाहते थे, किंतु अमेरिका का मानना था कि इस संधि को और बृहद रूप देना चाहिए। इन परिस्थितियों में 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में नाटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। चूंकि यह ट्रीटी वाशिंगटन डीसी में हुई थी, इसीलिए इसे वाशिंगटन ट्रीटी भी कहते हैं। नाटो के संस्थापक सदस्य हैं बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, द यूनाइटेड किंगडम तथा द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1952 में ग्रीस तथा तुर्की, 1955 में पश्चिम जर्मनी, 1982 में स्पेन नाटो में शामिल हुए। शीत युद्ध के समाप्त होने पर वार्सा संधि में शामिल अनेक राष्ट्र नाटो में शामिल हुए। वर्तमान में नाटो के कुल सदस्यों की संख्या 30 है। नाटो के गठन के मूल उद्देश्य को रेखांकित करते हुए इसके प्रथम महासचिव लॉर्ड हेस्टिंग्स इसमे ने कहा था, नाटो वॉज क्रिएटेड टू कीप द रशियंस आउट, द अमेरिकन्स इन एंड द जर्मन्स डाउन। अर्थात नाटो का गठन रूसियों को बाहर, अमेरिकियों को अंदर तथा जर्मनों को नीचे रखने के लिए किया गया था। स्पष्ट है, नाटो का प्रथम उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को कम्युनिस्ट देशों के खतरे से बचाना था। यह संगठन के सभी राष्ट्रों को सुरक्षा तथा स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है। नाटो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानवाधिकार तथा विधि के शासन पर आधारित दीर्घकालीन शांति की स्थापना के लिए प्रयासरत है। ये सदस्य राष्ट्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है तथा रक्षा तथा सुरक्षा के मामलों पर परामर्श एवं सहयोग के अवसर प्रदान करता है। यह उनमें विश्वास पैदा करता है तथा विवादों को रोकता है। नाटो सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है, किंतु यदि राजनीतिक प्रयास विफल हो जाते हैं तो यह सैन्य बल का प्रयोग कर आपदा प्रबंधन ऑपरेशंस अर्थात क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशंस भी करता है। सामूहिक सुरक्षा नाटो का मूल मंत्र है। यह सदस्य राष्ट्रों में दृढ़ता तथा एकजुटता पैदा करता है। वाशिंगटन ट्रीटी का अनुच्छेद 5 संगठन के किसी सदस्य पर आक्रमण नाटो के सभी सदस्य पर आक्रमण माना जाएगा, इसका प्रावधान करता है। अनुच्छेद 5 का प्रयोग इसके गठन से लेकर अब तक केवल एक बार हुआ है। 11 सितंबर 2001, जिसे 9/11 की घटना कहा जाता है, ओसामा बिन लादेन के आतंकवादी संगठन अल कायदा द्वारा न्यूयॉर्क सिटी के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तथा वाशिंगटन डीसी के बाहर पेंटागन पर आतंकवादी हमले के बाद किया गया। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 5 किसी देश में गृह युद्ध अथवा आंतरिक हिंसक तख्तापलट की घटना पर लागू नहीं होता है। उदाहरण के लिए 2016 में तुर्की में तख्ता पलटने के लिए असफल प्रयास होने पर नाटो ने किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं किया था। तुर्की पर अगर किसी बाहरी देश ने आक्रमण किया होता तो सामूहिक सुरक्षा के प्रावधान के तहत उसे सुरक्षा अवश्य मिली होती। नाटो की संरचना अत्यंत जटिल एवं बहुआयामी है। संक्षेप में हम इसके 2 प्रमुख अंगों पर चर्चा करेंगे। नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल अर्थात उत्तरी अटलांटिक काउंसिल नाटो की प्रमुख राजनीतिक निर्णय लेने वाली संस्था है। यह सदस्य राष्ट्रों के स्थायी सदस्यों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक समिति की बैठकों की अध्यक्षता महासचिव करते हैं। सभी निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं। महासचिव नाटो का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी होता है। वो अलायंस के भीतर परामर्श और निर्णय लेने की प्रक्रिया को संचालित करता है। वो नाटो का प्रमुख प्रवक्ता भी है और संगठन के अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय का प्रमुख भी है। वो नाटो मुख्यालय में राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों को सलाह, मार्गदर्शन एवं प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स इसमें नाटो के प्रथम तथा जेम्स स्टोल्टनबर्ग नाटो के वर्तमान महासचिव हैं। नाटो की सैन्य समिति सदस्य देशों के रक्षा प्रमुखों से बनती है। जब किसी मुद्दे पर राजनीतिक समाधान नहीं निकलता है तब मिलिट्री ऑपरेशन सदस्य देश स्वेच्छा से अपनी सेना भेजते हैं और मिशन समाप्त होते ही अपने देश दोबारा लौट जाते हैं। वर्ष 2014 के विल्श शिखर सम्मेलन में नाटो के सहयोगी सदस्य देशों ने 10 वर्षों के भीतर
रक्षा क्षेत्र में जीडीपी का 2% खर्च करने पर सहमति व्यक्त की, जबकि अमेरिका ने ब्रुसेल्स में जीडीपी का 4% तक खर्च बढ़ाने की मांग की। चूंकि अमेरिका नाटो के बजट का अधिकांश भाग वहन करता आया है, इसलिए वो लंबे समय से नाटो के यूरोपीय सदस्य देशों तथा यूरोपियन यूनियन की आलोचना करता रहा है कि वे नाटो के पर्याप्त भुगतान नहीं करते। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नाटो को ऑब्सोलीट तक कह डाला था तथा वो इससे बाहर आने की बात भी कह चुके। इसके विपरीत 14 जून 2021 को ब्रुसेल्स में हुए शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नाटो और अमेरिका के प्रगाढ़ संबंधों की बात स्वीकार की और उन्होंने कहा नाटो को अमेरिका की और अमेरिका को नाटो की आवश्यकता है, इसलिए उनके संबंधों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बर्लिन की दीवार टूटने, जर्मनी के एकीकरण, वार्सा संधि के समाप्त होने तथा सोवियत संघ के विघटन के बीच शीत युद्ध काल में अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच अत्यधिक तनाव था। नाटो ने ग्रीस, तुर्की और पश्चिम जर्मनी को संगठन में शामिल कर अपने भौगोलिक दायरे का विस्तार किया। पश्चिमी जर्मनी में सेना तैनात कर साम्यवाद से लड़ने की एक नई तैयारी भी की। इन सब के बावजूद दोनों ही महाशक्तियां सीधे टकराव से बचती रहीं। एक ओर सोवियत संघ साम्यवादी शासन बचाए रखने के लिए 1953 में पूर्वी जर्मनी, 1956 में हंगरी, 1968 में चेकोस्लोवाकिया तथा 1978 में अफगानिस्तान में अपनी सेनाएं भेजी। वहीं अमेरिका ने 1961 में क्यूबा में संभावित आक्रमण टालने के लिए तथा 1964 से 1975 तक वियतनाम युद्ध में दक्षिण वियतनाम को बचाने के लिए सहायता पहुंचाई। इस प्रकार जो भी टकराव हुए वे प्रॉक्सी वार ही थे। आमने सामने की टक्कर से दोनों ही बचते रहे। दोनों ही महाशक्तियां आणविक हथियारों से लैस थीं, इसलिए इसने द्वितांत का कार्य किया। शीत युद्ध समाप्त होने के पश्चात जब नाटो की प्रासंगिकता एवं उसकी आवश्यकता पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाने लगे, तब इसे एक सहयोगी सुरक्षा संगठन अर्थात कोऑपरेटिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आवश्यक समझा गया। इसके दो प्रमुख उद्देश्य बताए गए। पहला, पूर्ववर्ती वार्सा पैक्ट के देशों के साथ संवाद स्थापित करना तथा उनके साथ सहयोग करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल तथा बाद में यूरो अटलांटिक काउंसिल के द्वारा राजनीतिक एवं सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया। नाटो तथा गैर नाटो देशों के साथ संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण चलाए गए। नाटो का दूसरा उद्देश्य यूरोपीय क्षेत्रों जैसे बाल्कान्स में संघर्ष की स्थिति में आपदा प्रबंधन अर्थात क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशंस के द्वारा शांति एवं स्थायित्व स्थापित करना था। बोस्निया और हर्जेगोविना में हस्तक्षेप किया। 24 मार्च से 10 जून 1999 में कोसोवो में जातीय सफाई अर्थात इथनिक क्लींसिंग के नाम पर निर्मम हत्याओं को रोकने के लिए नाटो ने हवाई हमले किए। कोसोवो में बहुजातीय कोसोवो फोर्स का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य एक सुरक्षित वातावरण प्रदान कर सार्वजनिक व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखना था। आज भी नाटो की सेना कोसोवो में मौजूद है। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में नाटो ने कोसोवो में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। 9/11 की घटना के बाद ओसामा बिन लादेन को शरण देने तथा तालिबान को सत्ता से दूर रखने के लिए 7 अक्टूबर 2001 को अफगानिस्तान पर आक्रमण किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनादेश के तहत इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स स्थापित की गई। अगस्त 2003 से दिसंबर 2014 तक नाटो ने इसका नेतृत्व किया। इसके बाद 1 जनवरी 2015 को लॉन्च किए गए संकल्प सहायता मिशन अर्थात रिजोल्यूट सपोर्ट मिशन के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए। लगभग 20 वर्षों से अफगानिस्तान में तैनात सेनाओं की वापसी अब तय है। अप्रैल 2021 में घोषणा हुई कि 1 मई से इन सेनाओं की वापसी शुरू हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह घोषणा की कि 31 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में युद्ध आधिकारिक रूप से समाप्त हो जाएगा। नाटो की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में
साइबर वारफेयर, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध, समुद्री सुरक्षा अभियान, समुद्र मार्ग से तस्करी, सामूहिक विनाश के हथियारों को नष्ट करना, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की रक्षा करना, नेविगेशन की स्वतंत्रता लागू करना प्रमुख है। 2008 के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुरोध पर अफ्रीका के हॉर्न तथा हिंद महासागर में अदन की खाड़ी में समुद्री डकैतों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन किया गया। नाटो समुद्री डकैतों के खिलाफ लड़ाई में ऑपरेशन ओशन शील्ड के समाप्त होने के बावजूद लगा हुआ। दशकों तक अपने रक्षा बजट में कटौती करने वाले यूरोपीय देश अब इसमें वृद्धि कर अपने राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति अपनी सजगता दिखा रहे हैं, जबकि शीतकाल युग में वे अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर थे। फ्रांस एक नई यूरोपीय रक्षा तथा सुरक्षा के लिए एक संधि की आवश्यकता महसूस कर रहा है। यह देखने लायक होगा कि भविष्य में क्या यूरोपीय संगठन एक एकीकृत सुरक्षा व्यवस्था विकसित करेगा। संभवतः नाटो को सतर्क रहते हुए यदि ऐसा कोई प्रयास हुआ तो यूरोपियन यूनियन को हतोत्साहित करने से बचना होगा। 2014 में यूक्रेन में रूस के युद्ध के बाद नाटो ने जो यूरोपीय भौगोलिक प्रक्षेत्र की सुरक्षा के लिए कदम उठाए, उससे इसे एक नया जीवन मिला था। किंतु नाटो रूस के गैर पारंपरिक उपायों अर्थात अनकन्वेंशनल मेजर्स का जवाब पारंपरिक उपायों से देता है। संक्षेप में यदि मैं कहूं कि डिजिटल उपायों का उत्तर एनालॉग तरीकों से देता है। सुरक्षा को खतरा केवल गैर पारंपरिक उपायों से ही नहीं है, बल्कि समस्या अत्यंत जटिल है। यह यूरोप और इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी की अवहेलना करने वाले सोवियत संघ के बीच नई मिसाइल दौड़ से शुरू होती है। क्या नाटो इस संभावित जटिल समस्या पर शांत रह पाएगा? वर्तमान परिदृश्य में अंतरिक्ष निरंतर प्रतियोगिता का क्षेत्र बन चुका है। केवल राज्य ही नहीं, प्राइवेट खिलाड़ी भी इस अखाड़े में उतर चुके हैं। भारत भी इसमें शामिल है। क्या इस क्षेत्र पे नाटो की दादागिरी चलेगी? देखने लायक होगा। नाटो अपनी जीवन यात्रा के 7 दशकों से भी अधिक का समय पूरा कर चुका है। यूरोपीय देशों को सोवियत संघ के साम्यवाद से बचाने से शुरू हुआ इसका अभियान यूरोपीय देशों में शांति एवं स्थायित्व स्थापित करने के साथ मानवाधिकार, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन आदि अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए। किंतु इस बीच यूरोप के देशों में अमेरिकी हस्तक्षेप भी बढ़ा। उसकी विदेश नीति का प्रतिरोध कर पाना यूरोप के देशों के लिए अत्यंत कठिन था। संभवतः इसी कारण यूरोपीय समस्याओं को निदान यूरोपीय नजरिए से करने के लिए ही यूरोपियन कम्युनिटी का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति के क्षितिज में जो नित नए परिवर्तन और खतरे दिख रहे हैं, उन्हें देखते हुए ये विचारणीय है कि क्या नाटो उनके अनुरूप स्वयं को ढालकर और उन खतरों को पार कर अपने जीवन की शताब्दी पूरी कर पाएगा। और अंत में बात 14 जून 2021 को हुए नाटो के ब्रुसेल्स शिखर सम्मेलन की। एक ओर जहां सदस्य राष्ट्र भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए नाटो 2030 एजेंडा पर सहमत हुए, जिसके अनुसार नाटो राजनीतिक परामर्श एवं समाज की तन्यकता को मजबूत करेगा, रक्षा तथा प्रतिरोध को सुदृढ़ करेगा, तकनीकी बढ़त तेज करेगा और 2022 के शिखर सम्मेलन के लिए अपनी अगली रणनीतिक अवधारणा को विकसित करेगा। ब्लॉक एक नई साइबर रक्षा नीति पर सहमत हुआ ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि ब्लॉक के पास अपनी सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत तकनीकी क्षमताएं, राजनीतिक परामर्श और सैन्य योजना है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि नाटो अब पहले से अधिक मजबूत है। उन्होंने चीन और रूस के खिलाफ सख्त कदम उठाने का भी संकेत दिया है। इस शिखर सम्मेलन में रूस की आक्रामकता, चीन से मिल रही चुनौती, साइबर हमला, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे शामिल रहे। यदि ये कहा जाए कि नाटो के नेताओं की तरफ से चीन के खिलाफ बयान जारी करना अमेरिका के लिए कूटनीतिक जीत है, वहीं विचारणीय प्रश्न ये भी है कि रूस और चीन के बीच बढ़ते संबंध और अमेरिका द्वारा
इन दोनों के प्रति सख्त कदम उठाने की घोषणा क्या ये संकेत नहीं दे रहे हैं कि विश्व एक नए शीत युद्ध की ओर बढ़ रहा है? इस प्रश्न पर विचार अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।